हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं आपके फेवरेट शोज का हर अपडेट। और आजकल जो वेब सीरीज चर्चा में है वो है फैमिली मैन 2। और इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल किरदार हैं। ऐसे ही किरदार था साजिद का, और मेरे साथ इस किरदार को निभाने वाले बहुत ही खूबसूरत से अभिनेता जुड़ गए हैं, जिन्होंने आपने इनको पहले फैमिली मैन 1 में भी देखा, लेकिन 2 में जो इनका अंदाज और स्वैगर था, इनके सीन्स थे, बहुत ही मजा आया। तो शहाब, आपका स्वागत है हमारे शो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये बताएं कि सीजन 1 में तो आपने काफी धमाका मचाया, लेकिन इस बार जो आपका स्वैगर और जो आपका अंदाज, मतलब पिछली बार तो आपने बहुत गोलियां बरसाई साजिशे की, लेकिन इस बार एक सॉफ्टर साइड देखने को मिला साजिद का, which I'm sure you must had fun doing। आपको कैसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं सीजन 2 के? जी, सीजन 2 का रिस्पांस इतना मैसिव है कि शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीजन 1 के बाद भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। लेकिन सीजन 2 के बाद साजिद को जो रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और जिस तरह का लोग फैन आर्ट क्रिएट कर रहे हैं लोग, और बहुत मैसिव है वो रिस्पांस। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा रिस्पांस होगा। ये एक्सपेक्टेड था कि शो बहुत अच्छा बना है और साजिद का रोल भी सीजन 2 में बेहतर है और स्क्रीन टाइम ज्यादा है, हर एपिसोड में है, तो बेहतर होगा जो भी रिस्पांस होगा। लेकिन जो रिस्पांस मुझे अभी मिल रहा है वो कमाल है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर है। आपको जनरली लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर के लिए एक हेटरेट जनरेट होता है तो उतना प्यार नहीं मिलता, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ और अमेज्ड हूँ कि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप सीजन 3 में नहीं होंगे, फैमिली मैन 3 इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, एंड उस तरह के कमेंट्स। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो सीन्स बहुत ही दिल को छुए, जो आपका और समांथा का जो काइंड ऑफ एक लव ट्रायंगल, अनसेड लव, मतलब जो वो बहुत ही खूबसूरत उभर के आया। तो कैसे थे वो सीन्स? एंड समांथा क्योंकि एक बड़ी एक्ट्रेस है साउथ की, तो हाउ वाज द होल अप्रोच डूइंग दैट सीन? किस तरह से आपने क्योंकि वो एक साइलेंट टाइप की लव स्टोरी, एक बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता दिखाने की कोशिश की थी मेकर्स ने। जी। सो ऑनेस्टली जब मुझे पता चला था कि समांथा ये रोल करने वाली हैं, तो मैं काफी इंट्रीग्ड था। मुझे काफी एक्साइटमेंट था, क्योंकि मैंने उनकी फिल्म्स देखी थी। मैं जानता था कि एक बड़ी स्टार हैं वो वहाँ तेलुगु सिनेमा में, और बहुत सारा काम किया है उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म्स में। सो मैं बहुत एक्साइटेड था, और जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला था तो थोड़ा सा नर्वस भी था कि इतनी बड़ी स्टार हैं और मैं एक नया कलाकार हूं, तो ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं किस तरह से अप्रोच करना होगा चीज़ों को। सब चीज़ें नई होती हैं, पर उन्होंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किए मेरे साथ, और बहुत ही जो नर्वसनेस था उसकी जगह पे फिर एक कंफर्ट है हमारे बीच में जनरेट हुआ, जो कि जिसका क्रेडिट ज़्यादा उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह से महसूस कराया कि हम इक्वल हैं जब हम एक्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत ही कमाल की चीज़ थी, और उसके लिए मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा। और आई थिंक बहुत ही प्रोफेशनल है वो, उनके साथ बहुत ही प्रोफेशनली काम किया। कभी हमने डिस्कस भी नहीं किया, ज़्यादा कुछ रिहर्स भी नहीं करते थे हम लोग। मैं अपनी लाइन्स के साथ जाता था, वो अपने लाइन्स के साथ आते थे, और हमेशा जब भी हम एक्ट करते थे तो कभी सोचना नहीं पड़ता था कुछ भी। वो रिस्पॉन्ड करती थी मेरे एक्शंस पे, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था। आई होप मैं वो कर पाया, और जिस तरह से सीन्स निकल कर आए देखकर यही लग रहा है कि जो काम हमने किया है वो अच्छा ही है। लोग उसे पसंद कर रहे हैं काफी। और राज जी और साजिद की जो साइलेंट, जैसे आपने कहा कि लव स्टोरी, उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें और देखना था। ये कितनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी थी कि जिसमें कुछ कहा भी नहीं, बड़ी अनसेट सी लव स्टोरी थी। और आई थिंक उसका क्रेडिट जो है मैं उनको भी बहुत दूंगा। डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा क्रेडिट है उसमें, और राइटर्स का, कि उन्होंने जिस तरह से सीन्स लिखे, और डायरेक्टर्स ने जिस तरह से डायरेक्ट किया, राजन डीके और सुपवन सर ने, वो बहुत ही कमाल है। उनका जो अप्रोच है, उनकी जो समझ है, वो बहुत ही उम्दा है, जिस वजह से वो सीन्स इतने अच्छे निकल कर आए और हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। और आई थिंक इस लव स्टोरी को जितना प्यार मिल रहा है वो अपने आप में बेमिसाल है। एक और मजे की बात मैंने क्या नोटिस की, यू आर द ओनली एक्टर जिसने लंदन में भी था, बॉम्बे में भी था, चेन्नई में भी था, श्रीलंका में भी था। मतलब आई थिंक यू वर द ओनली वन हु ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस। सो यू रियलाइज दैट यू वर लकी वन। मैं बड़े ही फक्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैं वो चहेता एक्टर था जिसने इतना ज्यादा ट्रैवल किया है इस शो के थ्रू। मतलब मैं कश्मीर भी गया, पुणे भी गया, बारामती, मुंबई, लंदन। सो
हर जगह मैंने शूट करने का मुझे मौका मिला, और उसके लिए मैं डायरेक्टर्स का बड़ा आभारी हूँ। मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि सर आपने इतने सारे लोकेशन साजिद के रखे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सच है, इसके लिए बाकी एक्टर्स मुझसे बहुत जेलस फील करते हैं। मतलब मनोज सर से लेके और सभी, शारिब और श्रेया, सनी, इन सभी लगातार मुझे कहते रहते हैं कि यार तुम्हें इतने सारे लोकेशंस पे शूट करने का मौका मिला, चेन्नई में भी जाने का मौका मिला। हाँ, तो चेन्नई में भी थे, हर जगह थे। कमाल की बात थी। जो पैन इंडिया शो जो हम कहते हैं, इस शो में मेरा भी एक ट्रैवल हुआ है, लाइक ऑल ओवर द कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री आल्सो। जी, तो जब हम बाहर शूट करते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, या हम भी कभी शूट पर जब जाते हैं, तो एक पर्दे के पीछे बहुत ही मज़ेदार किस्से होते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो एनीथिंग विच फनी और क्वर्की और मज़ेदार कुछ हुआ हो, कोई शूट बहुत ही एक सीन हो, बहुत लंबा खिंच गया हो, बहुत हंसी आ रही हो लेकिन बहुत सीरियस सीन हो, तो समथिंग वुड यू लाइक टू शेयर, कुछ ऐसा मज़ेदार किस्सा? हाँ, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। मुझे याद है मेरा जो लास्ट का जो सीक्वेंस है, जो जब एनकाउंटर सीन है, जो पूरा जब धृति को छुड़ाने के लिए श्रीकांत, वो कहाँ था? वो लोकेशन बहुत बॉम्बे समवेयर ना, सम सोसाइटी? जी, वो बॉम्बे है, बांद्रा। ओके, बांद्रा में शूट किया, बॉम्बे में शूट हुआ था वो पार्ट, और उसके लिए हमने 3 दिन के लिए वो पूरा का पूरा जो सोसाइटी था पूरा वो लिया हुआ था। तो वो पार्ट शूट करते हुए मुझे याद है सर ने कहा कि भाई अभी तुमको एक्ट करना है, लाइक कि गोली लगेगी और वो सब करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। अभी उसमें ऐसा होता है कि आपको इमेजिन करके ही आपको सब कुछ करना होगा, अभी आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं मरने का तो आपको वो अपनी इमेजिनेशन और अपने सेंसेस के थ्रू वो करना है। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब किया, तो उसके बाद मैं मॉनिटर पे देखने के लिए आया, डीके सर वहां पर थे, वो देख रहे थे। तो मैंने जब देखा तो उसमें कुछ मेरे लिप्स का मूवमेंट कुछ बहुत ज्यादा था करके, ऐसे कुछ मैंने किया उसमें, और मैंने कहा सर लेट्स डू वन मोर। तो डीके सर बोले यार प्लीज ये क्या किया है तो फिर हमने दोबारा किया उसको, और सब लोग उस टेक को देखने के लिए पहुंचे कि थोड़ा सा फनी हो गया था वो, उसका वो जो सीरियसनेस था वो चला गया था। फिर हमने सेकंड टेक किया, सेकंड टेक वाज मच बेटर, तो फाइनली वो ओके हुआ। तो वो एक बड़ा फनी सा मोमेंट था जब सबने देखा और सब हंस रहे थे। मुझे भी बहुत फनी लगा कि मैंने कोशिश की, जो पहली कोशिश थी वो थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक हो गई तो वो थोड़ा सा फनी। इसके अलावा मनोज सर के साथ बहुत सारे फनी मोमेंट्स थे। उनके साथ हर दिन जब भी हम शूट करते थे, उनकी एक आदत है कि वो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, और वही उनकी कमाल की बात है कि वो शॉट में जाएंगे तो वो इतना करेक्ट, इतना सही हर इमोशन करते हैं, और शॉट से पहले, एक्शन से पहले तक वो इतने ज्यादा कैजुअल, इतने फनी, इतने विटी, और वो तो वो है ही। तो इस तरह का उनका बड़ा एक्चुअली मुझे समांथा ने भी बोली थी, एग्जैक्टली सेम भाषा अंग्रेजी में समांथा ने बताई थी जी। तो वो उनका एक नेचर है, और आपको लगता है कि हाँ मतलब ठीक है, जब हंसी मजाक चल रहा है आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जैसे एक्शन होता है और सर जो ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को कैरेक्टर में, वो सीखने लायक चीज है। हम सभी एक्टर्स को उनसे सीखनी चाहिए। मैं मनोज सर को हमेशा बोलता हूँ, सर यू आर गॉड ऑफ एक्टिंग। आपके जैसे जीनियस एक्टर्स इस देश में बहुत कम है। तो वो उनसे सीखने वाली चीजें थी। बाकी वो बहुत फन कराते हैं, अलग अलग तरह के खाने उनकी मौजूदगी में हमको एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, और बहुत सारे मोमेंट्स हंसी मजाक के। शारिब के साथ बहुत सारे चेन्नई में हमने बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताए, और शूट के दौरान भी बहुत अच्छे मोमेंट्स हुए। तो शाहब ये बताएं कि आपने पूरा पढ़ लिख के इस फील्ड में आए हैं, क्योंकि आपने 3 साल का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिप्लोमा किया है। तो इंडस्ट्री में लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, खासकर युवाओं को, कि अगर एक्टर बनना है तो भाई जिम पे मेहनत की जाए, अपने लुक्स पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ये सोचते कम है कि इसकी पढ़ाई और डिग्री भी होती है। पहले का टाइम था, लोग कितने एक्टर्स पढ़ लिख के आते थे। तो व्हाट यू हैव टू से फॉर द यूथ जो आते हैं कि अगर एक्टिंग भी एक कला है और उसके लिए बजबत पढ़ाई होती है। आई वॉन्ट यू टू टेल द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि एक्टिंग इज अ सीरियस बिजनेस। बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं पढ़ लिख के कोर्स कर आए हैं। जी बिल्कुल। मैं क्योंकि मैंने भी ट्रेनिंग रिसीव किया है, और मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन था मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि जब मैं कॉलेज में था कि कॉलेज के बाद मुंबई चला जाऊं और स्ट्रगल करूं, या फिर तो ये मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे लिए सही अप्रोच नहीं रहेगा। मैं क्राफ्ट को सीखना चाहता था एक्टिंग की, क्योंकि मुझे शुरू से ही एक्टर्स पसंद थे। नसीर साहब का काम, और जितने भी ओमपुरी साहब थे, बहुत सारे एक्टर्स हैं, मनोज बाजपेयी उनमें से एक हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रेनिंग अच्छी चीज है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ट्रेनिंग की बात नहीं है। मैं युवाओं को यही कहूंगा कि एक्टिंग सीखना जरूरी है। एक्टिंग क्राफ्ट है,
हर मीडियम में एक्टिंग अलग हो जाती है। आप अगर थिएटर कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक ग्रामर है, कैमरा की एक अपनी ग्रामर है, किसी और मीडियम में जाएंगे तो उसकी ग्रामर अलग है। वो सीखना जरूरी है, एक्टिंग सीखना जरूरी है। और ऐसे में अब आप वो चाहे ट्रेनिंग से सीखिए या फिर वो आप काम कर करके सीखेंगे। अगर आप कहते हैं कि मैंने तो ट्रेनिंग नहीं लिया और मैं तो नेचुरल हूं, तो ऐसा नहीं होता है। नेचुरल टैलेंट भी है, लेकिन उस टैलेंट को यूज करना आना, वो जो समझ है। एक कुछ एक्टर्स होते हैं जो शायद इंस्टिंक्ट से एक्ट करते हैं, लेकिन जब उनके लिए चीजें खराब होती है तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या खराब हो रहा है, मतलब ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए शायद जो भी अच्छी चीजें हैं आपके अंदर, अगर वो आप समझ कर करेंगे तो शायद लॉन्ग टर्म में आपको वो फायदा देंगी। आपको पता है आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या आप क्या करते हैं तो वो वर्क करता है, और किस तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। सस्टेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में ज्यादातर सस्टेन करने का प्रॉब्लम होता है। जनरली लोग एकदम से उन्हें फेम मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, क्यों नहीं वर्क कर रहा है। और जितने भी आप अच्छे एक्टर्स देखेंगे वो लॉन्ग टर्म उसे सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें क्राफ्ट पता है, उन्हें ये पता है कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं सभी लोगों को यही कहूंगा कि एक्टिंग सीखें जरूर, और वो सीखना चाहे आप अच्छे लोगों के साथ काम करके सीखें, चाहे वो आप ऐसे किसी एमेच्योर थिएटर ग्रुप में सीखें, या फिर आप किसी एक्टिंग स्कूल का सहारा लें। बट इस क्राफ्ट को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है जिस तरह से अब ऑडियंस को अच्छे कंटेंट का, अच्छी एक्टिंग का जो मजा मिलना शुरू हो गया है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बच नहीं सकते। और कैमरा बहुत ही पकड़ लेता है वो झूठ को। तो सच्चाई के साथ करना आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी किसी में जाके सीखते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना लेकिन फोकस आपका ये जरूर होना चाहिए। आप चाहे अपने लुक्स पे काम करें, सभी चीजें करें, लेकिन उसके साथ में क्राफ्ट आना बहुत जरूरी है। तो आप बताएं, मुंबई जब आए तो कितना मुश्किलातों भरा दौर था, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब हाउ वाज द होल व्हेन यू केम आफ्टर पासिंग आउट, सपने लेकर इस माया नगरी में पहुंचे? अब ऑनेस्टली मेरे लिए स्ट्रगल एक्टिंग चुनने से पहले रहा। मेरी जिंदगी बहुत स्ट्रगल वाली थी, जब तक मैं लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे क्या करना है, या मैं दूसरी चीजें ट्राई कर रहा था। जैसे ही एनएसडी में मुझे एडमिशन मिला, उसके बाद मेरे लिए चीजें काफी एक रास्ता बना, चीजें काफी सेटल थी। और मुझे लकीली मैं एनएसडी के फाइनल ईयर में था, तभी मुझे एक बहुत बड़ा ब्रॉडवे स्टाइल म्यूजिकल शो होता है जंगूरा, उसमें मेन लीड पार्ट के लिए ऑडिशन मिला। लकीली मैंने वो लकीली मैं बोल रहा हूँ, बट उसमें मेहनत भी शामिल थी। बहुत मेहनत थी। तो बहुत मेहनत की उसके लिए, और फिर उस रोल को अचीव किया। 6 महीने की ट्रेनिंग थी उसकी, और मैंने वो रोल किया, जिससे एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला कि हाँ एक अच्छा एक्टर है। उस म्यूजिकल के बाद एक और म्यूजिकल शो मिला जो मुंबई का था, उसका नाम है मुगले आजम, जो कि पुरानी 1960 की आसिफ साहब की फिल्म पे बेस्ड है। तो उसमें मुझे सलीम का रोल का ऑडिशन मैं क्रैक कर पाया उसमें, और मैं उसका अभी भी पार्ट हूँ। फिरोज अब्बास खान उसके डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से फिर मुंबई आना शुरू हो गया, और फिर ये ऑडिशंस देना शुरू हुआ, और फिर ये ऑडिशन एक क्लिक हो गया। और मुझे लगता है मतलब मेरे लिए चीजें जब भी मैंने मतलब पूरे फोकस के साथ एक्टिंग में कुछ भी अटेम्प्ट किया है, मेरे लिए चीजें बनी हैं। मतलब स्ट्रगल तो लाइफ का है, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ स्ट्रगल को। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ इससे पहले ज्यादा मुश्किल थी। मेरा बचपन ज्यादा मुश्किलातों में बीता। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे बहुत खुशी देता है। एक्टिंग करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, और यही मुझे करना था और यही मुझे करना है, चाहे जो हो। अगर वो वर्क करेगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, पर करना यही है। तो मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, चाहे काम हो चाहे नहीं हो। जब काम होता है तो मैं काम करता हूँ, नहीं होता है तो मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, ताकि जब काम मिले तो मैं अच्छा कर पाऊँ। जी जी जी, आपने सही कहा। तो ये बताएं कि फैमिली मैन 3 में क्या आप नहीं दिखेंगे? जो हमें टीजर दिखाया गया है तो तो बिल्कुल ही अलग है। तो आप तो चले गए हैं, तो क्या विल मिस यू इन दैट? देखिए जी, आप ये बात कभी भी नहीं कह सकते, यू नेवर नो। यस, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अभी आगे की स्क्रिप्ट क्या होगी, उसमें क्या होगा, मे बी वहां पे कोई फ्लैशबैक होगा, या मे बी कुछ ऐसा एंगल निकल के आएगा, यू नेवर नो। सो लेट्स सी। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो आपका और व्यूअर्स का मजा ही खराब करेंगे। तो लेट्स वेट। तो कैसे रहे अभी शूटिंग के बाद के इस वक्त आप, कैसा आपका लॉकडाउन रहा? क्या आपने वैक्सीनेशन ले लिया? आई होप यू आर सेफ विद योर फैमिली। तो लॉकडाउन का कैसा अनुभव था? जी, लॉकडाउन का अनुभव मेरा कुछ इस तरह का रहा कि मैंने बहुत वक्त के बाद अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया, क्योंकि
काम की वजह से मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, तो मैं मुंबई चला गया फैमिली मैन के बाद। और उसके बाद से मैंने कई सालों से, जब से एनएसजी गया था मैं, तब से मैंने अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम नहीं बिताया था। क्योंकि जब भी मैं घर आता था ऐसा लगता था कि हाँ फिर वापस जाना है, एक वापस जाने की एक टेंशन होती थी और ऐसा लगता था कि कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया रुक गई और आपको पता है कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे, आप घर पर हैं, क्योंकि सब घर पर हैं। और आई थिंक ये बेस्ट चीज है कि सब लोग घर पे हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं अपने आप को प्रिविलेज कहूंगा उस सेंस में कि मैं उस लॉकडाउन को घर पे रहकर बिता पाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था। और हम सभी ने कोशिश की अपनी तरफ से जो कर सकते थे मदद करने की, और एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट दिखाई इंडिया ने और सभी लोगों ने, जो कि बहुत काबिले तारीफ है। तो फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा था। इसके अलावा कहीं ना कहीं इस पूरे वक्त ने मुझे बहुत अंतर्मुखी बनाया। मतलब मैंने अपने अंदर एक जो जर्नी की है लॉकडाउन में, अपने चीज़ों के बारे में सोचना, प्लानिंग, मैंने लिखना शुरू किया। मैं पहले बहुत लिखता था, फिर मैंने छोड़ दिया था एक्टिंग की वजह से, क्योंकि वक्त नहीं होता था। और वक्त की बात नहीं है, थोड़ा इनडिसिप्लिन भी हो गया था मैं तो लेकिन अब मैंने लिखना, तो एक रूटीन बना लॉकडाउन में कि इस वक्त उठना है, फिर ये करना है, थोड़ा लिखना है, थोड़ा क्राफ्ट पे काम करना है, थोड़ा रियाज करना है, और फैमिली के साथ टाइम बिताना। तो बहुत एक अच्छा रूटीन बना। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में वापस से इंट्रोड्यूस हो गई और कुछ नई चीजें भी आई। तो मेरे लिए उस लिहाज से लॉकडाउन बहुत अच्छा था। और यस, वैक्सीनेशन हो गया है, एक डोज हो गई है, अभी सेकंड का टाइम बाकी है और अभी तक टचवुड हम सभी लोग बचे हुए हैं कोरोना से। जी, तो आपने तो वैक्सीन लगा लिया, लेकिन आपने एंटरटेनमेंट की अच्छी वैक्सीन फैमिली मैन में दे दी है। तो आई होप ये जो नई वैक्सीन जो आपने लोगों को दी है, वो देश को एक नया हेल्दी वो कि हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि लाइक people stay happy forever and this should end। and आपका ये शो आई थिंक मनोरंजन का बहुत अच्छी वैक्सीन दे रहा है। तो आई होप कि और भी हमें आपको बहुत और प्रोजेक्ट्स में देखें। ऑल द बेस्ट शाब, थैंक यू, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क एंड और स्टे सेफ। एंड जल्द मिलते हैं जब आप मुंबई आए, लौटे वापस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई आके फिर से मुलाकात होगी। वक्त थोड़ा सा भी मुश्किल है, लेकिन जैसे ही चीजें वापस से अपने पुराने नॉर्मल में जाएंगी न्यू नॉर्मल से वापस अपना जो नॉर्मल था वहां जाएंगी, तो फिर चीजें बेहतर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, गुड बाय। बाय बाय बाय।